हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे साइंस में एसएससी बैंक रेलवे के लिए। तो आज अपना टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन, गति। इससे पहले अपन एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा वाला? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके जो मैंने बताए थे कि आपको इसके नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कल आपको हमारे जो टेलीग्राम है इंटेलेक्चुअल क्लासेस का, उस पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो इसी कड़ी में अब चलिए हम आगे बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्या? मोशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने चारों ओर देख रहे होंगे कि कोई चीज़ है वो गतिशील है और कोई वस्तु है वो स्थिर है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ध्यान से देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई वस्तु गतिशील है और कोई स्थिर है। आपके पास क्या है? हम उनकी स्थिति की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कोई भी वस्तु है और उसकी किसकी बात कर रहे हैं? पोजीशन की बात कर रहे हैं। और वो पोजीशन आपको कैसी मिल रही है? नंबर एक, या तो वो गतिशील है, गतिशील है। और नंबर दो, वो क्या है या फिर क्या है? विराम है या रुकी हुई है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने चारों ओर इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, एरोप्लेन उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, कारें चल रही हैं, ट्रेन दौड़ रही है, पेड़ पौधे, मकान, बेंच, कुर्सी, टेबल सारी स्थिर हैं। तो इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस वाले चैप्टर में, मोशन में, जो कि क्या है? मैकेनिक्स, साइंस की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, उसका ही एक पार्ट है। यानी कि मोशन का मतलब क्या होता है कि हम या तो कोई चीज़ या कोई वस्तु गतिशील हो या कोई वस्तु स्थिर हो, उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो मैकेनिक्स के अंदर आता है। बात समझ में आ गई कि भाई कोई चीज़ यदि कोई भी वस्तु यदि गतिशील है तो उस पे क्या कार्य कर रहा है? फिर ऐसी कौन सी उस पे प्रोसेसिंग हो रही है कि वो गतिशील है, और विराम अवस्था वाली में ऐसी क्या प्रोसेसिंग है जो वो स्थिर है? बात समझ में आ गई। तो इसी के बारे में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की, जो मैंने लिखा है आपके सामने। देखिए, कोई भी वस्तु है वो दो प्रकार की होती है, या तो वो गतिशील है या फिर वो विराम अवस्था में है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं इन शॉर्ट कि गतिशील क्या होती है। ठीक है, तो गतिशील वाली वस्तु की डेफिनेशन देखते हैं हम। क्या? यदि कोई वस्तु जिसमें क्या हो सकता है? पिंड, कण, ही मान लो आप भी। कोई भी वस्तु जिसमें पिंड या कण, या कोई मनुष्य भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है, कोई पक्षी भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना? यदि कोई वस्तु में या वस्तु की स्थिति में, यदि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाती है? गतिशील। वो क्या कहलाती है? गतिशील वस्तु कहलाती है। बात समझ में आई होगी मैंने क्या कहा है कि जब कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। यानी कि कोई वस्तु है, जैसे गाड़ी मान ली मैंने। गाड़ी क्या है? ये मेरे पास क्या है? बस है। मान रहे हो? ये क्या है मेरे पास? बस है। और ये सड़क है। अब ये बस क्या है? ये गतिशील है।
ये v वेग से गतिशील है। गतिशील है कि नहीं है भाई? v वेग से गतिशील है तो ये वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। कहने का मतलब क्या है कि इसमें दो चीज़ें हो रही है, एक तो विस्थापन हो रहा है और वो विस्थापन किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम की रेस्पेक्ट में हो रहा है कि समय के साथ साथ किसी भी वस्तु के विस्थापन में चेंज हो रहा है तो वो क्या होता है? वो वेग होता है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ देर पहले यहाँ थी, कुछ देर बाद ये हमें यहाँ मिलेगी, कुछ देर बाद हमें यहाँ मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी हर टाइम पे क्या हो रही है? स्थिति चेंज हो रही है। कहने का मतलब समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। देखिए आगे, गतिशील वस्तु कहलाती है। बात समझ में आई? विराम अवस्था क्या होती है फिर भाई? जस्ट इसके अपोजिट विराम अवस्था, कि ऐसी वस्तु जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो। तो इसको लिख सकते हैं ना अपन, कैसे? ऐसी वस्तु जिसकी स्थिति में समय के साथ, ऐसी वस्तु जिसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो। एग्जाम्पल, इधर भी एग्जाम्पल देख लो आप, इधर भी एग्जाम्पल देख लो। क्या? सबसे पहला ही मान लो उड़ते हुए पक्षी, उड़ते हुए पक्षी। दूसरे, दौड़ती रेलगाड़ी, दौड़ती रेलगाड़ी। तीसरा, चलती हुई कार। चौथा, बंदूक से निकली हुई गोली। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं इसमें आपको कुछ नहीं बता रहा कि उड़ते हुए पक्षी है उन पे कौन सा रूल लगता है, दौड़ती हुई रेलगाड़ी उस पर कौन सा रूल लगता है। ऐसी कोई रूल की बात नहीं हो रही है, मैं आपको ओनली बता रहा हूँ कि ये चीज़ें गतिशील अवस्था में। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं विराम अवस्था। विराम अवस्था में क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु में, जब कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? विराम अवस्था। जैसे मकान, फर्नीचर, पेड़ पौधे जो अपने आसपास हैं, वो सभी इसके उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वस्तुओं की गति के प्रकार। वस्तुओं की गति के प्रकार। देखिए वस्तुओं की गति के कितने प्रकार होते हैं? टाइप ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। तो गति के 3 प्रकार होते हैं बच्चों। देखिए बच्चे, गति के 3 प्रकार होते हैं। पहला, सरल रेखीय। दूसरा, वर्तीय या घूर्णनी गति। और तीसरी, दोलनी गति। देखिए वर्तीय गति, सरल रेखीय गति, वर्तीय या घूर्णनी गति या दोलनी गति। अब क्या होता है इसमें? सरल रेखीय गति में देखिए कि जब कोई कण, ये नॉर्मल डेफिनेशन है, उनको याद करना जरूरी है, बस पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, मोशन में क्या चल रहा है, क्या पूछा गया है। बस उन्हीं के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। तो देखिए मैं क्या कह रहा था कि जब कोई वस्तु
सरल रेखा, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गतिशील है, गतिशील हो तो वह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति कहलाती है। अब मैं इसी लाइन में बात करूं तो जो ये सरल रेखीय गति होती है ये वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति भी कहलाती है। यानी कि जो ये सरल रेखीय गति होती है ये एक विमीय डायरेक्शन होती है या एक विमीय डायमेंशनल मोशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें केवल एक ही दिशा की बात होती है। जैसे ये यहाँ पे कार है और ये इस दिशा में गतिशील है या इधर से इस दिशा में गतिशील है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट काम आ रहा है, अक्ष। तो ऐसी गति क्या हो जाएगी? एक विमीय गति। इसी कड़ी में आगे देखिए, मैं वृत्तीय गति की बात करूंगा तो इससे साफ साफ पता लग रहा है कि एक ऐसी गति किसी पिंड या कण की ऐसी गति जो क्या हो, एक वृत्तीय पथ में गति करता हो। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, किसी कण अथवा पिंड की ऐसी गति जिसमें वह वर्ताकार पथ पर गति करता है, वर्ताकार पथ पर गति करता है, वर्ताकार पथ पर गति करता है। तो ऐसी गति क्या कहलाती है? ऐसी गति आपकी क्या कहलाती है? वृत्तीय या घूर्णनीय गति। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, जैसे अपने पास क्या है, नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। नाभिक का वो कहाँ होता है? सेंटर में। समझ में आ गई बात? नाभिक के सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं वर्ताकार पथ पे, तो ये गति क्या, कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय गति। इसी के साथ घूर्णनीय गति की बात करेंगे अपन। तो घूर्णनीय गति ऐसी होती है जब अक्ष के परितः, जब कोई कण किसी अक्ष के परितः गति करता है। परितः का मतलब चारों ओर, अक्ष के चारों ओर, कि अक्ष घूर्णन ना करे और उसके चारों ओर गति करता। जैसे एग्जांपल, मोटरसाइकिल या साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल या साइकिल का पहिया। बात समझ में आ गई? दोलनी गति क्या होगी? आपने सभी ने देखा होगी, घरों में वॉच होती है, घरों में जो घड़ी होती है उसके नीचे एक ऐसे करके सरल लोलक लगा हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं? सरल लोलक। और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में स्थानांतरित ऐसे गति करता रहता है, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य गति करता है। तो ऐसी गति क्या कहलाती है? दोलनी गति। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? जब कोई कण या पिंड इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य गति करता है तो ऐसी गति क्या कहलाती है? आपकी दोलनी गति कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए घड़ी का सरल लोलक। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वन डायमेंशनल की बात करी है, तो बच्चों ऐसे ही दो डायमेंशनल और होती है, एक 2D और एक 3D। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक क्या होती है, मैं इसको ऊपर नहीं देता हूं। एक होता है आपका 1D, एक होता है आपका 2D और एक होता है आपका 3D। एक होता है क्या? 3D। 1D का मतलब एक विमीय निर्देशांक ज्यामिति या एक विमीय
एक विमीय गति, इसमें क्या द्विविमीय गति, और इसमें त्रिविमीय गति। ज्यादा इनके बारे में कोई डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूं कि एक विमीय गति मैंने क्या बताई कि जब एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट के बीच में कोई गतिशील हो और वहां पे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट काम करे अक्ष। दूसरी क्या 2D, जब कोई भी पिंड या कण या वस्तु क्या हो एक समतल में XY प्लेन में क्या हो गतिशील हो, XY प्लेन में क्या हो गतिशील हो, तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है, ऐसी गति क्या कहलाती है द्विविमीय गति। और एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर। और इसी प्रकार 3D क्या हो जाएगी, जब कोई पिंड अथवा कण या वस्तु XYZ तीन क्या हो कोऑर्डिनेट हो, या आकाश या अंतरिक्ष, जब कोई पिंड कण अथवा वस्तु अंतरिक्ष में गतिशील हो तो वो क्या हो जाएगी, अंतरिक्ष में गतिशील हो तो वो गति कौन सी हो जाएगी आपकी 3D, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय गति कहलाएगी। बात समझ में आई यहां तक। अब चलिए हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में, गति वाले चैप्टर में हमारे गति के कौन कौन से फंडामेंटल्स टर्म्स काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं गति संबंधी कुछ मूलभूत पद, गति से संबंधित कुछ मूलभूत पद। नंबर एक क्या हो जाएगा, सबसे पहले दूरी, जिसको क्या बोलते हैं डिस्टेंस। दूरी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, दूरी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब कोई कण अथवा पिंड, जब कोई कण अथवा पिंड, जैसे मैंने माना कि ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट क्या है बी है, तो यहां से लेकर के कोई पिंड यहां तक जितनी लंबाई तय करता है, जितनी लेंथ तय करता है, यानी कि यहां से चलकर जो यहां तक जाता है और वो जितनी लंबाई तय करता है वो क्या कहलाती है, उसकी दूरी कहलाती है। जब कोई कण अथवा पिंड एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में जो लंबाई तय करता है वह दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। और इसे किससे मापते हैं, इसे किससे मापते हैं, मीटर से, यानी कि इसका मात्रक क्या है मीटर। इसी में हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। इसी में अपन अगली डेफिनेशन देखते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसी में हम अगली डेफिनेशन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए विस्थापन क्या होता है, ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा टॉपिक है, मोस्ट भी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए विस्थापन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा विस्थापन,
जैसे मैंने क्या करा, मेरे पास ये पॉइंट है एक ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट है ए और ये मेरे पास पॉइंट है बी। इसको मैं बोल देता हूँ प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और इसको मैं बोल दे रहा हूं अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब कोई कण गतिशील अवस्था में, जब कोई कण गतिशील अवस्था में है, परिभाषा देखिए मैं लिख रहा हूं इधर, डेफिनेशन, जब कोई कण गतिशील अवस्था में है, जब कोई कण गतिशील अवस्था में है तो वह अपने संपूर्ण पथ में गति करते हुए, संपूर्ण पथ में गति करते हुए दोनों बिंदुओं, गति करते हुए दोनों बिंदुओं ए तथा बी, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु, दोनों बिंदुओं के मध्य का अंतर, दोनों बिंदुओं के मध्य का अंतर विस्थापन कहलाता है। बात समझ में आई कि जब कोई कण गतिशील अवस्था में है और वह गति करते हुए अपने संपूर्ण पथ में क्या हो रहा है, गति करते हुए जब वह अंतिम बिंदु तक पहुंचता है तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य का जो अंतर होता है वह उस कण का क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब विस्थापन के बारे में दो तीन अच्छी चीजें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात विस्थापन के बारे में, सबसे पहली बात विस्थापन है वो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी करा था। जो विस्थापन है वो सदिश राशि होती है, विस्थापन होता है वो क्या होती है, सदिश राशि। सदिश राशि होने का मतलब क्या है कि इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। दूसरी बात इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तीसरी बात किसी भी कण का विस्थापन शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है, यानी कि किसी भी कण का जो विस्थापन है वो शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है। नंबर 4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं विस्थापन के बारे में। चौथी बात क्या है कि विस्थापन है वो हमेशा छोटा होता है, किससे, दूरी से। देखिए कैसे कि जैसे मैंने यहां से चलना प्रारंभ किया और मैंने ऐसे चला तो दूरी तो कितनी हो गई, 2πr, क्योंकि ये वर्त है। और विस्थापन क्या हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, जहां से चले थे हम वहीं आ गए, जहां से चले थे हम वहीं पहुंच गए वापस। तो विस्थापन तो नहीं हुआ लेकिन दूरी तो 2πr हो गई ना। तो कहने का मतलब क्या है कि विस्थापन का मान हमेशा क्या होता है, दूरी से छोटा होता है। और इसी के चक्कर में मैंने यहाँ पे ये बात लिखी है कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वर्त, सर्किल, एग्जाम्पल सर्किल, वृत्त, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की, चाल। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड,
चलिए स्पीड क्या होती है? तीसरी स्पीड चाल। आप सभी को पता है कि चाल होती है वो क्या होती है? दूरी बटे समय। चाल होती है वो क्या होती है? दूरी बटे समय। तो कहने का मतलब क्या है कि एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल के बराबर होती है। डेफिनेशन समझ में आ गई? या आपकी बुक के भाषा के अनुसार क्या हो जाएगी? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूं। अर्थात किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, अर्थात किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तय की गई दूरी चाल कहलाती है। बात समझ में आई? एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और चाल क्या होती है बच्चों? चाल वो क्या होती है? अदिश राशि होती है, यानी कि जिसकी कोई दिशा नहीं हो सकती। चाल किधर भी चली जा सकती है, दिशाहीन। क्या होती है? दिशाहीन, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और चाल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? हमने पिछले चैप्टर में निकाला भी था। चाल बराबर क्या होता है? दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है? डिस्टेंस का मात्रक मीटर, टाइम का मात्रक सेकंड। तो इसका जो ऐसा एक यूनिट होती है दूरी की, सॉरी चाल की, ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकंड इनवर्स। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी होगी स्पीड। अब इनको कराने का यही है मेन मोटिव कि ये आपके आगे काम आएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर के बारे में, और कल आगे हम इसमें दूसरे टॉपिक है उन पर डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी छोटी बन रही है क्योंकि गर्मी बहुत तेज है, इसलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। कल अपन इसमें देखेंगे आगे कि जो गति है, जो चाल है, स्पीड है, वो कितने टाइप की होती है। उसके बाद हम वेलोसिटी, वेग के बारे में देखेंगे। फिर उसका वेलोसिटी का ग्राफ या प्रदर्शन देखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि 3 क्लासों में अपना ये चैप्टर है वो विद न्यूमेरिकल्स, इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स के साथ 3 लेक्चर में अपना ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। घर रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें कंपटीशन की। अभी एग्जाम तो है नहीं नियर बाई कोई, क्योंकि देश में और बहुत सारे मुद्दे छिड़े हुए हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।